लेट हो गया ना, पता नहीं। मैंने पहली क्लास को 6:30 पे छोड़ दिया था, बट आई डोंट नो क्या हुआ। वो रीस्टार्ट करने के लिए बोलता है कंप्यूटर, उसके बाद फिर वापस अपलोड किया, अपना 15 मिनट्स चला ही गया, ज्यादा ही चला गया होगा, 15 मिनट्स से ज्यादा गया, 22 मिनट्स गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो टेल मी वन थिंग कि अपन को क्या डाउट्स करने हैं या पढ़ना था? जल्दी बोलो, डाउट्स है तुम्हारे? डाउट्स था? डाउट्स का कुछ बोला नहीं था, बोला तो था भाई। डाउट्स अपने पास बहुत सारे हैं भाई। एरोमेटिक के डाउट्स, एल्डिहाइड कीटोन्स के डाउट्स। एरोमेटिक हो गया ना, एल्डिहाइड कीटोन्स के डाउट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के डाउट्स। एरोमेटिक हो गया, चलो ठीक है, हटा देता हूं, कोई बात नहीं। केमिकल काइनेटिक्स भी हो गया शायद। केमिकल काइनेटिक्स तो हो गया। सरफेस केमिस्ट्री के डाउट्स, अभी 3 चैप्टर अपने लिए डाउट्स के लिए। एक्सरसाइज 1 एंड हाँ, मेटलर्जी पूरा बचा हुआ है। मेटलर्जी थोड़ा किया है तुमने, वो टेस्ट के लिए किया था जो अपन, है ना? तो अपने पास डाउट्स बहुत सारे हैं भाई, तो ये डाउट्स वगैरह कब करोगे ये तो बताओ। डाउट्स डिस्कशन आज पढ़ते हैं, अगला लेक्चर पूरा होमवर्क डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसका मतलब अगले लेक्चर में डाउट गायब हो जाएगा। सरफेस केमिस्ट्री का एक्सरसाइज 1, अब मैं बताऊं? नहीं, मैं क्या बताऊं, डाउट्स का कुछ बोला नहीं था। एरोमेटिक हो गया है, आज पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास पूरा डाउट क्लास करेंगे, पढ़ते हैं। सुमित बोल रहा है डाउट करता है। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं फिर, रुको, वीकेंड्स में डाउट डिस्कस करते हैं। आज सरफेस केमिस्ट्री और मेटलर्जी का डाउट्स करने वाले थे। अच्छा, आज मैंने डाउट्स लिखा था, तो मेरे ख्याल से अपन पढ़ सकते हैं डाउट्स, है ना? तो अपन डाउट्स कर सकते हैं। तो या ऐसे कर लेते हैं कि भाई ये दोनों डाउट्स अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, ऐसे कुछ कर लेते हैं, है ना? डाउट्स अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, आज पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा अपन पढ़ते भी हैं और नेक्स्ट क्लास में अपन डाउट पक्का डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं आपने बोला नहीं था, कुछ बोल रहे हैं कि बोला था। तो नेक्स्ट क्लास में आपको ये दोनों डाउट्स में पूछने ही पड़ेंगे। एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स। नहीं, पूरा एक्सरसाइज 1 एंड 3 इस वीक में कंप्लीट करूंगा मैं। इसी वीक में ये दोनों कंप्लीट होने चाहिए और नेक्स्ट वीक में अपन ये कंप्लीट करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक में हमें क्वालिटेटिव भी टेस्ट में आ रहा है, 20 दिसंबर वाले में क्वालिटेटिव एनालिसिस टेस्ट में है, 20 दिसंबर वाले में। आज अपन पढ़ेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। सरफेस हमारा खत्म हो गया था, क्वालिटेटिव एनालिसिस ये पढ़ने वाले अपन, क्वालिटेटिव एनालिसिस। हाँ, ये एक ही शीट है, मुझे पता है, उतना भी तो कर लो ना, राइट? नेक्स्ट क्लास में मैं ये दोनों नहीं करने वाला, नेक्स्ट क्लास में ये पूरा डिस्कस करूंगा, एक्सरसाइज 1 एंड 3। अब पूछो पूरा जितना पूछना है आपको। और अगर कोई आपको इसमें डाउट भी है कि आप इसको मतलब कोई पूछना भी आपको कंसेप्ट, तो आप अभी बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट एक्सरसाइज 1 एंड 3 पूरा नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद अपन फिर ये दोनों कर लेंगे। ये दोनों एक ही क्लास में हो जाएंगे क्योंकि दोनों थ्योरेटिकल है, 2 चैप्टर। तो तब तक अपना क्वालिटेटिव भी काफी हो जाएगा। तो क्वालिटेटिव करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस ना वो जनरली स्कूल प्रैक्टिकल्स हैं, लेकिन इसको पढ़ने के बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सारा रिवाइज हो जाएगा। बहुत सारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट क्वालिटेटिव में इन्वॉल्व होता है, मतलब आप इनऑर्गेनिक पढ़ो या क्वालिटेटिव पढ़ो, एक ही बात होती है। बहुत सारा पार्ट जो कॉमन होता है दोनों में, राइट? तो क्वालिटेटिव पढ़ने से आपके स्कूल प्रैक्टिकल्स भी रेडी हो जाएंगे। स्कूल प्रैक्टिकल में आपको कोई डाउट नहीं आएगा और वाइवा में कोई डाउट नहीं आएगा। स्कूल प्रैक्टिकल में भी कोई डाउट नहीं होगा और वाइवा में भी कोई डाउट नहीं होगा, वो अपन को फायदा हो जाएगा।
ठीक है ना? तो अपन चेक कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं अपन। शुरू करते हैं। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस को पढ़ने के लिए एक तो स्कूल में वाइवा और प्रैक्टिकल आपके दोनों प्रिपेयर हो जाएंगे, इसलिए इस पार्ट को अपन मिस भी नहीं करने वाले, क्वालिटेटिव एनालिसिस वगैरह को। तो अपन शुरू करते हैं। दैट इज पहले कुछ इंफॉर्मेशन अपने पास होना चाहिए, फिर इसको अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे। एक तो इंफॉर्मेशन होना चाहिए सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड। सो अपन पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी, है ना? अपन बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो मैं डिक्टेट करूंगा सॉल्युबिलिटी को, आप अब ये बार बार कह रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन का लास्ट लेक्चर। हाँ, तो दे तो दिया था तुम्हें, जितने लेक्चर थे वो सारे तुम्हें दे दिए, है ना? अब मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा, देख लूंगा, अभी अभी देखूंगा क्लास के बाद, ठीक है ना? फिर मैं देता हूँ। तो सॉल्युबिलिटी अपन को पता होना चाहिए, कौन सा कंपाउंड वाटर सॉल्युबल है, कौन सा कंपाउंड वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो पहले तो अपन लिखते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो पॉइंट वन पर लिखते हैं, दैट इज ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल। नाइट्रेट्स है NO3 नेगेटिव आर वाटर सॉल्युबल। एक पार्ट, ऑल नाइट्राइट्स आर वाटर सॉल्युबल। नाइट्राइट्स आर वाटर सॉल्युबल except AgNO2 which is white PPT। ये white PPT होता है। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड्स, है ना? आर वाटर सॉल्युबल except AbX2, AgX, Hg2X2, CuX। जितना अपन को चाहिए कम से कम उतना तो हमें पता होना चाहिए। और वाटर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल होता है। अब जैसे इसमें क्लोराइड ब्रोमाइड है, वो तो व्हाइट पीपीटी होता है, लेकिन आयोडाइड इज येलो पीपीटी। तो अभी अपन कलर की बात नहीं करते हैं, जैसे उसमें अपन ने कलर की बात कर ली। ऑल एसिटेट्स, एसिटेट्स आर वाटर सॉल्युबल। ऑल एसिटेट और वाटर सॉल्युबल, ये इन्फॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट होगा अपने लिए, है? ताकि अपन काफी सारे रिएक्शंस को सॉल्व कर पाए। आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट, अपन लिखेंगे दैट इज सिल्वर एसिटेट एंड मर्क्यूरिक एसिटेट। दोनों ही वाइट पीपीटी है और वाइट पीपीटी। कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट, ऑक्सलेट, सल्फाइट, ऑफ अल्कली मेटल, अल्कली मेटल, अमोनियम, और वाटर सॉल्युबल, और वाटर सॉल्युबल।
मैंने ज्यादा मतलब ऐसे सॉल्ट लिखा अपन ने, लेकिन अगर अपन कहेंगे जैसे अल्कली मेटल और अमोनियम आयन लिखा आपने, लेकिन अल्कलाइन अर्थ नहीं लिखा आपने, बिकॉज अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये व्हाइट पीपीटी दे आर लिक्विड्स. बाइकार्बोनेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर लिक्विड्स. हार्डनेस ऑफ वाटर में बताया था मैंने आपको. राइट, दे आर लिक्विड्स. एक तो सॉल्युबिलिटी का हमें ये आइडिया होना चाहिए कि भाई दिस इज अबाउट द सॉल्युबिलिटी. दूसरा अपन को आइडिया होना चाहिए कलर्स के बारे में. कलर ऑफ सॉल्ट, अगर हमें कलर ऑफ सॉल्ट पता होगा तो कई बार अपन क्या करते हैं ना, अगर हमें सॉल्ट का कलर पता है ना कि उस कैटाइन के उस सॉल्ट का कलर येलो, ब्लैक इस टाइप से होता है, तो अपन क्वेश्चन सॉल्व करने में अपन को बड़ी इजी होता है. क्यों? क्योंकि फिर अपन वही कंपाउंड बना लेते हैं उसमें. तो आपको डिटेक्शन करना है ना कैटाइंस और एनाइंस का. तो अगर मुझे सॉल्ट का कलर पता होगा तो मैं इजीली कैटाइंस और एनाइंस बना सकता हूं. क्या करूंगा? इजीली कैटाइंस और एनाइंस को बना लूंगा और मेरा काम हो जाएगा. तो वो कैटाइंस और एनाइंस बनाने के लिए अपन को चेक करना होता है कलर ऑफ द सॉल्ट. तो अगर अपन को पहले से कोई कलर का सॉल्ट पता है और ये वाला इंफॉर्मेशन अपने पास पता है तो क्वालिटेटिव एनालिसिस अपन को बहुत इजी हो जाता है. देखते हैं कैसे. ठीक है ना. तो अपन क्या करेंगे कलर ऑफ द सॉल्ट में, और कई बार अपन को क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछते, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर ब्लैक कलर सॉल्ट, या हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर येलो कलर कंपाउंड्स. उस टाइप से इंटीजर टाइप में क्वेश्चन हो सकता है. तो विल चेक द कलर ऑफ द सॉल्ट. ठीक है, चलो देखते हैं. तो एक तो पहले पर लिख लेते हैं ब्लैक कलर सॉल्ट, क्योंकि ब्लैक कलर सबसे ज्यादा पूछते हैं अपन से. Ag2O, CuO, सल्फाइड तो बहुत सारे ब्लैक होते हैं. CuS, HgS, PbS, right? Then we can write that COS, NiS, FeS, even oxides are black है, मैंने लिखा था black. Bi3 is black, FeO is black, Bi3 is black, right? इस टाइप से अपन काफी सारे ब्लैक कलर कंपाउंड्स, अब उतने तो लिखेंगे कम से कम जो हमारे सिलेबस में होंगे, तो कम से कम अपन को पता रहेगा कि विच आर ब्लैक कलर कंपाउंड. बाकी ये तो लिखना ही लिखना है, इतने तो पता होना ही चाहिए अपन को. ये ब्लैक कलर कंपाउंड्स है. देख अब अपन ब्राउन कलर कंपाउंड लिखते हैं. वैसे ब्राउन कलर कंपाउंड जो होते हैं ना, वो एक्वस सोल्यूशन में ना, ड्राई स्टेट में दे आर ब्लैक ब्राउन, बट एक्वस में वो दे विल बी लाइक अ ब्लैक कलर सोल्यूशन. दे विल बी लाइक अ ब्लैक कलर सोल्यूशन. तो अपन ब्राउन लेते हैं. अपन लिखेंगे भाई ब्राउन में MnO2 डार्क ब्राउन कलर, चॉकलेट ब्राउन कलर PPT, Fe2O3 रस्टेड आयरन इज ब्राउन कलर. इन अ ड्राई स्टेट अगर पानी में लिखेंगे उसे तो अपन को ब्लैक जैसे दिखेगा. सिमिलरली विथ Ag2O भी वही होता है, तो अपन इसको ना Ag2S कर देता है. वो तो ब्लैक होता है, Ag2S नहीं लिखा ना अपन ने, तो Ag2O मतलब इनको अगर एक्वस में लिखोगे तो मैं ब्लैक में ही काउंट कर लूंगा इनको. Ag2O अगर एक्वस होगा तो मैंने यहां पर सल्फाइड किया है, सल्फाइड तो ब्लैक होता ही है सिल्वर का. Ag2O इट इज ब्राउन, और अगर एक्वस में है तो इन सबको भी मैं ब्लैक में काउंट करूंगा, और ने अगर एक्वस मीडियम कहा तो Bi2S3. ठीक है, Bi2S3, कॉपर क्रोमेट, they are brown, SNS they are brown, cadmium oxide is brown, and PbO2 is also brown. They are brown color compounds.
कई बार अपन से पूछते हैं विच आर ब्राउन कलर एक्वस कंपाउंड या ब्राउन कलर कंपाउंड पूछा तो अपन ने कहा ये लिखते हैं। अगर ब्राउन पूछा एक्वस में कुछ मेंशन नहीं है तो ब्राउन में अपन इन सबको लिखेंगे, ब्लैक में अपन इन सबको लिखेंगे, राइट। ब्राउन और व्हाइट के, अब ब्लैक और ब्राउन के अलावा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक के बाद ब्राउन और ब्राउन के बाद व्हाइट, मतलब विच आर व्हाइट कलर कंपाउंड्स। तो देख एक बात है, इसमें तो मैंने कॉमन वैसे लिख लेता है, ऑल प्रेसिपिटेट, ऑल मतलब जो भी प्रेसिपिटेट में एग्जिस्ट करता है वो, कार्बोनेट, सल्फेट, ऑक्सलेट, ये कलर्ड होते ही नहीं। और व्हाइट, चलो भाई ठीक है, तो मतलब ये कलर्ड होते ही नहीं। अब कलर्ड नहीं होते तो बनने का ठीक है भाई, इसका अपन वैसे लिख लेता है, ठीक है, दे आर व्हाइट। मतलब कुछ ऐसे जनरलाइज स्टेटमेंट टाइप मिल जाए तो हमारा काम बहुत इजी हो जाता है। ऑल एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स। अब एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड अपन को पता है, जितने भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड पड़े होंगे अपन ने वो सब हाइड्रोक्साइड में पढ़ लेते हैं भाई। ZnOH होल ट्वाइस, BeOH होल ट्वाइस, AlOH होल थ्राइस, PbOH होल ट्वाइस, SnOH होल ट्वाइस, और व्हाइट, व्हाइट पीपीटी, वो सब व्हाइट पीपीटी। अभी व्हाइट पीपीटी खत्म नहीं, क्योंकि व्हाइट पीपीटी सबसे ज्यादा कंपाउंड होते हैं ना, तो इतना ज्यादा अच्छा जनरलाइज कर लिया हमने, तो और भी क्या चाहिए अपन को, बड़ा अच्छा हो गया फिर तो अपने लिए व्हाइट के लिए। ऑल्सो CuX, दैट इज व्हाइट। जब अपन X लिखेंगे ना तो उसमें फ्लोराइड को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि फ्लोराइड्स आर वाटर सॉल्युबल बिकॉज ऑफ द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ F नेगेटिव, तो अपन उनको व्हाइट में काउंट नहीं करते, उसको प्रेसिपिटेट में काउंट नहीं करते। बट कैल्शियम फ्लोराइड इज अ व्हाइट पीपीटी। नीचे का मुझे दिख रहा था इधर, तो मैंने सोचा तुम्हें भी दिख रहा होगा, तो मुझे दिखेगा तो तुम्हें भी दिखेगा। ठीक है, तो CuCl, CuHCl, PbCl2, PbBr2, Hg2Cl2, AgCl, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, that is white in color। इतना जनरलाइज काफी है हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व के लिए। दूसरा चेक करते हैं, येलो पीपीटी, ये व्हाइट पीपीटी थे, अभी अपन येलो पीपीटी की बात करें।
जब भी अपन x लिखेंगे वहां कभी भी f नहीं होगा, ठीक है। तो येलो पीपीटी में कैडमियम सल्फेट, आर्सेनिक सल्फाइड, AgI, PbI2, देयर येलो पीपीटी, K3, CONO2, it's yellow. Silver phosphate, it's yellow in color. Barium chromate, they are yellow. These are yellow pigment. Then we can write the blue color. कॉपर अगर भाई अगर इसमें ये कॉपर सल्फेट तो व्हाइट पीपीटी होता है, लेकिन अगर हाइड्रस है तो ब्लू, लाइट ब्लू कलर होता है। कॉपर का अमोनियम कॉम्प्लेक्स है तो डीप ब्लू कलर होता है। दैट्स अ डीप ब्लू कलर। CaCl2 is blue color. कॉपर +2 फॉर्म में होगा तो ब्लू कलर ही होगा। हाइड्रस लिख देता हूं उसको। Even cobalt complex, SCN complex, that is also deep blue color complex. That is a deep blue color complex. Red, अब ब्राउन और रेड दो, उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना आना चाहिए अपन को। HgI2 is red in color. HgO is red in color. लेड ऑक्साइड Pb3O4 तो रेड लेड ही बोलते हैं अपन उसे, Pb3O4 को रेड लेड। Bismuth oxyiodide is red in color, whereas bismuth oxychloride is white in color. Ag2CrO4 is red in color. Ag2CrO4 is red in color. Cu2O is red in color, और फेरिक का कार्बोनेट अगर है तो भी रेड इन कलर। फेरिक का कार्बोनेट भी रेड कलर होता है, दैट इज अ रेडिश ब्राउन कलर। HgI2 हमने रेड लिखा हुआ। तो कभी कभी अपन से पूछते हैं विच आर रेड कलर कंपाउंड्स, तो बताना पड़ेगा अपन को। तो या तो हमें पता हो कि वो किसका कलर है, या ये हमें पता हो कि इसका ये कलर नहीं होता, दोनों केस में अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ग्रीन सोल्यूशन की बात करते हैं। क्रोमियम +3 ग्रीन होता है। क्रोमियम +3 अगर है CrO, मतलब +3 का ऑक्साइड है तब भी ग्रीन है, सल्फेट है तब भी ग्रीन है, कोई भी Cr+3 है तो Cr+3 है तो इट इज ग्रीन कलर। Ni+2 is greenish. Mn+6 is Mn2O4. 2 negative is greenish. Mn+6. But Fe+2 is light green color.
light green color. So this is a light green color. That is how we can write. मेरे ख्याल से इसके अलावा हमें जरूरत नहीं है, बाकी ये काफी होगा अपने लिए। कॉपर +2 अगर हाइड्रस है एक्वस मीडियम में तो फिर वो पिंक कलर होता है और Mn+2 का भी पिंक कलर होता है। इतना अपन को थोड़ा पता होना चाहिए। ये इंफॉर्मेशन अपने लिए कलर्स के लिए थोड़ा सा जरूरी है। अगर ये इंफॉर्मेशन अपने पास होगा तो अपन इसको आराम से अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कलर्स थे। इसके अलावा कुछ ऐसे जनरलाइज्ड रिएक्शन भी होंगे, वो अपन बाद में लिख सकते हैं लास्ट में। वो जनरलाइज्ड रिएक्शन से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है उनका, या कैटायनिक पार्ट में अपन को ज्यादा पता होता है। तो पहले अपन क्वालिटेटिव पढ़ेंगे, उसके बाद फिर उनको लिखेंगे तो और भी अच्छा होगा। तो पहले अपन पढ़ेंगे ड्राई टेस्ट। ड्राई टेस्ट जनरली हम उनमें लगाते हैं जिसका हम एक्वस सॉल्यूशन में ज्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, तो हम ड्राई टेस्ट लगाते हैं। ड्राई टेस्ट में एक होता है चारकोल कैविटी टेस्ट। कैविटी टेस्ट, चारकोल कैविटी मतलब एक चारकोल कैविटी मींस एक छोटा सा ऐसे क्रूसिबल होगा, उसमें टेस्ट लगाएंगे, बस वो क्रूसिबल चारकोल से बना होगा। चारकोल क्रूसिबल, उससे बनाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, जनरली ये जो टेस्ट होता है चारकोल कैविटी टेस्ट, वो ऑक्सी सॉल्ट्स के लिए होता है, जनरली फॉर सल्फेट। इट इज जनरली फॉर मेटल सल्फेट। तो अपन क्या करेंगे ना, एक शॉर्ट में लिखते हैं, इन अ क्रूसिबल, चारकोल क्रूसिबल cavity, take a small amount of metal salt। अपन मेटल सल्फेट लेंगे, इसमें उसको हीट करेंगे Na2CO3 के साथ। सो मुझे मिलेगा मेटल कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट, Na2SO4 प्लस सोडियम कार्बोनेट, दैट इज मेटल कार्बोनेट। जो मेटल कार्बोनेट बनेगा ना, तो ऑल मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, तो मेटल ऑक्साइड बनेगा प्लस CO2 बनेगा। जो मेटल ऑक्साइड बनेगा ना, इसको अपन चारकोल के साथ ये रिएक्ट करेगा, चारकोल मतलब कार्बन के साथ, तो ये मेटल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा, ये रिएक्शन होने वाला है। तो यहां पर अपन को कलर्ड सॉल्ट मिलेगा, ये कलर्ड कंपाउंड मिलेगा। अब चारकोल के साथ ऐसे लिखा होगा तो गड़बड़ ना हो जाए, तो वहां पर अपन को कलर मिलेंगे, डिफरेंट कलर्स, जिससे अपन बताएंगे कि कौन सा मेटल प्रेजेंट है। एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। अगर अपन एग्जांपल लेंगे, स्कूल में भी आप ये टेस्ट लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कॉपर सल्फेट लेता हूं, इसको मैं रिएक्ट करूंगा Na2CO3 के साथ, I'll get that copper carbonate plus Na2SO4। फिर मैं कॉपर कार्बोनेट को रिएक्ट करूंगा, हीट करके कॉपर ऑक्साइड बनाऊंगा प्लस CO2 बनाऊंगा, और फिर मैं कॉपर ऑक्साइड को कार्बन दैट इज अ चारकोल के साथ रिएक्ट करके कॉपर प्लस CO बनाऊंगा। तो यहां पर जो ये रिएक्शन होने के बाद मुझे क्या मिलेगा, रेड स्केल्स मिलेंगे मुझे।
ये व्हाइट पीपीटी है। तो एग्जैक्टली अपन उसको नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, अपन को डायरेक्टली मिलना है क्योंकि अपन को डायरेक्टली ये रिएक्शन करना है। चारकोल कैविटी में अपने आप ही रिएक्ट कर जाएगा, तो मैं जरूरत नहीं है उसको लिखने की। तो रेड स्केल का मतलब है कि ऐसे एक पेस्ट मिलेगा अपन को, उस पर ना ऐसे लाइंस बने होंगे ऐसे रेड स्केल्स के। जैसे केक को कट करते हैं तो उसमें लेयर्स बने होते हैं ना पेस्ट्रीज में, उस टाइप के स्केल्स बने हुए रेड स्केल्स। तो अपन को पता चल जाएगा वो कॉपर है चारकोल कैविटी टेस्ट में। अगर जिंक होगा तो विल गेट लाइक दिस। जिंक होगा तो दिस विथ Na2CO3 gives ZnCO3। ZnCO3 को हीट किया तो आई गॉट Zn प्लस ZnO प्लस CO2। ZnO को कार्बन के साथ रिएक्ट किया तो जिंक प्लस C मिलेगा, CO मिलेगा अपन को। बट इसमें ना सिर्फ व्हाइट पीपीटी रह जाएगा, बाकी अपन को कुछ नहीं मिलने वाला। और व्हाइट पीपीटी इसका नहीं, जिंक ऑक्साइड का रहेगा। मतलब यहां पर अपन को कोई टेस्ट नहीं मिलने वाला। हाँ, अपन ये बोल सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड जो होगा अगर वो हीट करेंगे उसको तो जिंक ऑक्साइड येलो कलर बन जाएगा व्हाइट से, और कूलिंग पे ये वापस व्हाइट बन जाएगा। दैट इज बिकॉज ऑफ द एफ सेंटर्स। ये अपन ने पहले भी लिखा हुआ है। अगर लेड सल्फेट होगा तो पीबीओ बनेगा। पीबीओ को हीट करेंगे तो ये तो पहले से येलो बनता है, हीट करोगे तो पीबीओ ब्राउन बन जाएगा, ऑन कूलिंग वो वापस हो जाएगा येलो में बिकॉज ऑफ द एफ सेंटर्स। और अगर ऑक्साइड्स ऑफ कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम are white PPT which glows on heating। ये हीटिंग पे ग्लोज तो करेंगे लेकिन कोई रिएक्शन नहीं बता पाएंगे। हीट करोगे तो ग्लो तो करेंगे लेकिन बाकी कोई रिएक्शन वगैरह कुछ भी नहीं होगा इनका। कूल करेंगे तो व्हाइट प्लस व्हाइट पीपीटी बन जाएगा। तो मुझे तो एक ही अच्छा मतलब टेस्ट लगा कि भाई रेड स्केल्स बने। उधर एफ सेंटर्स में पहले ही आप बता चुके हो सॉलिड स्टेट में। दूसरा टेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। नाइट्रेट टेस्ट is carried for those oxides which gives a white PPT or which forms white PPT in charcoal cavity test। ये था ना व्हाइट। तो टेस्ट में क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड इसमें ऐड करते हैं कोबाल्ट नाइट्रेट और इसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद ऑन कूलिंग अगेन ऐड कोबाल्ट नाइट्रेट, फिर हीट करो, we get different colors of salt।
we get different color of salt. इसमें अपन को डिफरेंट कलर के सॉल्ट वापस मिलेंगे. जैसे अपन ने जिंक लिखा, कोबाल्ट नाइट्रेट, भाई सारे के सारे मेटल नाइट्रेट जो होते हैं वो हीट करने से कोबाल्ट ऑक्साइड बनाएगा प्लस CO2 बनाएगा, हाँ NO2 प्लस O2 बनाएगा. ये अपन को पहले से पता है. ऑल मेटल नाइट्रेट एक्सेप्ट अल्कली मेटल नाइट्रेट कैसे डिकम्पोज होते हैं, वी नो दैट. ये कोबाल्ट नाइट्रेट जिंक ऑक्साइड के साथ मिक्स होगा. जिंक ऑक्साइड कैसे बनेगा, चारकोल कैविटी टेस्ट में ही है. इसमें कोबाल्ट ऑक्साइड मिक्स होगा और कोबाल्ट ऑक्साइड मिक्स होगा तो विल गेट दैट कोबाल्ट जिंक ऑक्साइड, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप डायरेक्टली ऐसे मिक्स करके भी लिख सकते हैं .COO ऐसे. तो यहां पर ब्राइट ग्रीन कलर मिलेगा जिसे अपन कहते हैं रेनमैन्स ग्रीन. दिस इज द कलर व्हाट वी गेट, कोबाल्टी जिंक ऑक्साइड, मतलब उसको रेनमैन्स ग्रीन ऑफ कोबाल्टी जिंक ऑक्साइड ऐसे बोलते हैं. ये कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट है. जिंक है तो रेनमैन ग्रीन्स बनाया, इसकी जगह एल्यूमिनियम होता तो धर्नेट ब्लू बनाता. इसकी जगह मैग्नीशियम होता तो पिंक बनाता, और अगर टिन होता तो ब्लूइश ग्रीन बनाता. ये आपके कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट है. ये इंफॉर्मेशन इज मच मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस. जिंक में क्या बनेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन में हिंट देने के लिए अपन से यही कहेंगे कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट में वो ये कलर देता है, अपन को पता चल गया किस मेटल की बात कर रहे हैं आप. राइट. किसी ने पूछा कॉपर फ्लोराइड इज व्हाइट पीपीटी. नो, कॉपर फ्लोराइड इज नॉट अ व्हाइट पीपीटी. और अगर डाई हैलाइड्स है तो व्हाइट पीपीटी नहीं होगा, इट इज द मोनोहैलाइड्स जो अपन बताते हैं. बट फ्लोराइड्स मैंने आपसे कहा कि दे आर वाटर सॉल्युबल, तो आप फ्लोराइड्स में वाटर सॉल्युबिलिटी चेक करके रखो. फ्लोराइड्स आर वाटर सॉल्युबल मोस्ट ऑफ द. जब सिल्वर फ्लोराइड वाटर सॉल्युबल है तो बाकी तो होंगे ही होंगे, ऑब्वियसली बात है. लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, चारकोल कैविटी टेस्ट या फिर कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, इन सभी में मुझे ऑक्साइड चाहिए. तो अगर कोई मुझसे पूछेगा बताओ ZnCl2 रेनमैन्स ग्रीन बनाएगा क्या, मना कर देंगे, नहीं ये नहीं देगा. भाई इसको Na2CO3 से रिएक्ट करो, कैसे करोगे आप Na2CO3? आपको ऑक्साइड बनाना था. हाँ, पहले आप बोलो कि उसको Na2CO3 से रिएक्ट करवाया. यहां से ऑक्साइड दे रहा है, ये टेस्ट है. ZnCl2 को अगर कोबाल्ट नाइट्रेट से रिएक्ट करोगे तो मैं टेस्ट नहीं बताने वाला. क्यों? क्योंकि मुझे मेटल का ऑक्साइड चाहिए. अगर मेटल का ऑक्साइड होगा तो ही टेस्ट बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा. राइट. सो ये अपन लिख सकते हैं. अब एक कोई और भी कुछ पूछ रहा है. ये कह रहा है कि सर चारकोल कैविटी टेस्ट तो मेटल सल्फेट के लिए
रहता है ना, तो लास्ट के एग्जाम्पल में हीटिंग नाइट्रेट कैसे आया, ये वाले एग्जाम्पल में। बट चेक, ये ट्राई टेस्ट चेंज हो गया, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, ये अलग है, वो अलग है, लिखा था सेकंड पार्ट नाइट्रेट का। कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट है, वो चारकोल कैविटी टेस्ट था। अपन ने तो ये कहा कि कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट उनके लिए लगाते हैं जिनमें वो व्हाइट कैविटी आता है उसमें, ये थोड़ी चारकोल, ये तो अलग टेस्ट है। थर्ड, अब ये अलग ड्राई टेस्ट आ गया, बोरेक्स बीट टेस्ट। वैसे मैंने आपको बोरेक्स बीट टेस्ट पढ़ाया हुआ है 13th ग्रुप में। बोरेक्स बीट टेस्ट में बोरेक्स लेना होता है आपको। बोरेक्स इज Na2B4O7.10H2। दिस द बोरेक्स, जिसमें 2 बोरॉन sp2, 2 बोरॉन sp3, 5 बोरॉन ऑक्साइड बॉन्ड ऐसे बनने पड़ा हुआ है। इसको हीट करूंगा ना 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, विल गेट दैट Na2B4O7, वाटर हटा दूंगा। इसको और हीट करूंगा, I'll get NaBO2 plus B2O3. This will be formed sodium metaborate and boric anhydride। ये होता है ग्लासी बीट, इसको कहते हैं अपन ग्लासी बीट। ट्रांसपेरेंट सॉलिड विच इज ऑल्सो विस्कस, विस्कस ट्रांसपेरेंट सॉलिड, जैसे ग्रीस होता है, थोड़ा सा हार्ड होगा उससे, इट विल बी लाइक दैट। अपन क्या करेंगे, मेटल सॉल्ट, metal salt, so borax bead test में we'll write a glassy bead on glassy bead, glassy bead on मेटल सॉल्ट एट ग्लासी बीड। उसमें ना वो स्टिकी होता है सब्सटेंस, जैसे ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होगा, तो उस पे ये जो ग्लासी बीड होता है उसको भी अपन बीड को किस पे लगाते हैं, प्लेटिनम वायर पे, प्लेटिनम वायर। इसको हीट करेंगे तो मेटल बोरेट मिलेंगे अपन को, कलर्ड मेटल बोरेट, मेटल बोरेट ऐसे मिलेगा अपन को, द कलर्ड मेटल बोरेट। तो मेटल ऑक्सी सॉल्ट लिख देता हूं इधर, मतलब ऑक्सी सॉल्ट का मतलब ऐसे सॉल्ट जिनमें ऑक्सीजन होना कंपलसरी है, मतलब मेटल सॉल्ट लिखूंगा तो ये भी हो सकता है, लेकिन मेटल ऑक्सी सॉल्ट ये नहीं हो सकता, ये मेटल ऑक्सी सॉल्ट है, ऑक्सीजन है ना इसमें, ये ऑक्सी सॉल्ट नहीं है। बोरेक्स भी टेस्ट जो देते हैं ना, वो अपन लिख लेते हैं भाई, कौन कौन देता है, क्रोमियम MnFeCO Ni कॉपर, अब यही देते हैं तो अपन लिख लेते हैं भाई, इनके अलावा बाकी कोई देता भी नहीं है, तो क्यों फालतू फिर परेशान रहे, बस यही देंगे तो लिख लेते हैं। मेरे पास CuSO4 है, हीट करता हूं, CO प्लस SO3 बनेगा, CO जो बनेगा उसको अपन रिएक्ट करेंगे ग्लासी बीड के साथ, ग्लासी बीड ऑन प्लेटिनम वायर, वो हीट करेंगे प्लेटिनम वायर पे ना, तो दिस विल फॉर्म, दैट इज कोबाल्ट बोरेट प्लस Na2O2, ये ब्लू कलर बनाएगा,
इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो जो कलर्स आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? मेटल बोरेट के बनने की वजह से। जैसे कॉपर बोरेट है, मैंने कॉपर लिखा, कोबाल्ट भी ब्लू कलर होता है इसलिए लिखा कॉपर बोरेट, मेटा बोरेट, इसकी वजह से आता ब्लू। तो अगेन ना, जैसे अपन ने इसमें कलर्स लिखे ना, वैसे ही कलर्स अपन को इसमें बताना होगा। तो अपन कहेंगे इसमें जो कलर्स आएगा वो ऐसे हो जाएगा। तो कोबाल्ट एंड कॉपर दोनों ही ब्लू कलर बनाते हैं, बोरेट्स, मेटाबोरेट्स। क्रोमियम ग्रीन कलर बनाएगा, निकल ब्राउन कलर बनाएगा, Mn रेड कलर बनाएगा, Fe will write that येलो कलर बनाएगा। मेटाबोरेट इन द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ये सारे कलर मैंने ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में लिखा, इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। अब अगर रिड्यूसिंग फ्लेम होता, बट इन रिड्यूसिंग फ्लेम कॉपर गिव्स ब्राउन कलर, फिर तो वो ब्राउन कलर देता मेटाबोरेट का, और रिड्यूसिंग फ्लेम में। इसका मतलब फिर मुझे रिड्यूसिंग फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम दोनों ही पता होने चाहिए। तो चेक करते हैं। पहले मैं फ्लेम की बात कर लेता हूं। भाई एक तो बंसन बर्नर होता है, स्कूल में होता है जो, ऐसे बर्नर होता है ना स्कूल में, अपन ऐसे देखते हैं, दिख रहा है, ऐसे बंसन बर्नर होता है, स्कूल में अपने देखा हुआ ऐसे बर्नर। इसमें फ्लेम भी होता है, इसमें डिफरेंट लेयर्स भी होते हैं। ये बंसन बर्नर है, इधर ले देता हूं। अब अगर स्कूल वाले बर्नर को मैंने देखा हुआ ना, तो ऐसे उधर से पाइप पाइप ऐसे लगा होता है, वो नहीं लगाना अपन को। उसमें ना एक छोटा सा होल होता है बर्नर में, अगर आपने थोड़ा सा देखा हो तो। अगर उस होल को बंद कर दो तो रिड्यूसिंग फ्लेम है, ओपन कर दो तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है। ये डिफरेंस होता है। So when this hole is opened ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, तभी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है। और अगर क्लोज्ड है, लिख देना उसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, बता तो रहा हूं, दिख नहीं रहा वो अपन को है, बट अपन लिख सकते हैं उसको। और अगर क्लोज्ड है तो रिड्यूसिंग फ्लेम है। जनरली फ्लेम में 3 लेयर्स होते हैं। कौन सा लेयर होगा? हॉटेस्ट रीजन। हॉटेस्ट रीजन कौन सा लेयर होगा? हाँ, कौन सा रीजन होगा हॉटेस्ट लेयर? मिडिल वाला, इनर मोस्ट, सबसे बाहर वाला। मतलब तीनों आंसर दिए जैसे होता है ना, एक एक, चलो अपन एक एक बताते हैं सर को। सबसे पहले दिया सबसे बाहर वाला, फिर उसने कहा मिडल वाला, फिर कहा इनर मोस्ट, फिर आया आउटर वाला। ठीक है, फिर शुरू होंगे मिडिल वाला और अपन पढ़ते रहेंगे।
हॉटेस्ट रीजन मिडिल वाला 1200 से 1500 के आसपास टेम्परेचर होगा उसका। अभी भी लिख रहा है आउटर मोस्ट। ये अमित एम कौन है? ये नाम मतलब पहली बार सुन रहा हूँ ऐसे। अमित भी है और डबल एम भी लिख रहा है। चलो ठीक है। अच्छा, ये हॉटेस्ट रीजन जो है वो मिडिल वाला होता है। और ये बंसन बर्नर था। अगर अपन ऐसे लिखते हैं और फिर फ्लेम बनाते हैं, भाई फ्लेम मतलब अच्छा नहीं बन रहा, ठीक है, मतलब हाँ ऐसे बन रहा है, यही बड़ी बात है। अगर आप इसको ऐसे लिखो तो ये वाला हॉटेस्ट होगा। तो अगर घर में दिया जलाएंगे ना, ठीक है ना, अगर घर में दिए जलाएंगे तो दिए का कैंडल जैसे होगा, आउटर मोस्ट ही हॉटेस्ट होगा। लेकिन अगर जो जिस पे खाना पकाते हैं ना, गैस पे, स्टोव पे, उसमें सेकंड लेयर होता है हॉटेस्ट। अगर हॉटेस्ट सेकंड लेयर नहीं होता तो अपन फ्लेम से थोड़ा ऊपर रखते ना बर्तन को, और फ्लेम के बीच में क्यों लेके जाते हैं उसे रखने के लिए? वो स्टैंड उसका छोटा क्यों होता है? ताकि हम फ्लेम के मिडिल में लेके जाएं उसे खाना पकाने के लिए। तो रिड्यूसिंग फ्लेम जिसमें कार्बन कंटेंट होगा, ल्यूमिनियस। दिस इज नॉन ल्यूमिनियस, इट हैज मोर कार्बन कंटेंट, मोर कार्बन कंटेंट। अपन उसे ऐसे अनबर्न टाइप भी लिख सकते हैं ना, जिसमें काजल वाजल बनाते हैं ना दिए में, आपने देखा ना, दिया जहां जलेगा वहां वो डिपॉजिट, ब्लैक डिपॉजिट हो जाता है ऊपर। लेकिन ब्लैक डिपॉजिट उसमें नहीं होता ना, जहां अपन किचन होता है उसमें, जहां गैस मतलब वो बर्न करते हैं, उसमें ब्लैक डिपॉजिट नहीं आता। दैट इज कॉल्ड अ नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम। जिस पे खाना पकाते हैं वो नॉन ल्यूमिनियस है, और जो दिया जलता है वो ल्यूमिनियस फ्लेम, उसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा होगा। ठीक है। सो दिस इज द बोरेक्स स्पीड टेस्ट। बोरेक्स स्पीड टेस्ट इज ओनली गिवन बाय द ऑक्सी सॉल्ट, ये ध्यान रखना, मतलब कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट सब देंगे, लेकिन क्लोराइड, सल्फाइड वगैरह नहीं दे सकते, क्योंकि आपने लिखा हुआ ना साफ साफ ऑक्सी सॉल्ट्स, वही देंगे टेस्ट बस। ये आपका ड्राई टेस्ट है। ड्राई टेस्ट में काफी सारे अपन से वाइवा क्वेश्चंस भी आते हैं और पूछते भी हैं काफी सारे क्वेश्चंस। अब अपन क्वालिटेटिव एनालिसिस शुरू करते हैं, जैसे स्कूल में अपन को देते हैं ना क्वालिटेटिव टेस्ट। अब दो टाइप्स होता है, एक तो होता है एसिड रेडिकल्स, दूसरा होता है बेसिक रेडिकल्स। और दूसरा होता है बेसिक रेडिकल्स। एक तो होता है एसिड रेडिकल, दूसरा होता है बेसिक रेडिकल्स। तो एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल में चेक करते हैं। एसिड रेडिकल्स मतलब एनाइन ऑफ एसिड, इसलिए उनको एसिड रेडिकल बोलते हैं। एनाइनिक पार्ट ऑफ एसिड। सो एनाइंस को अपन बोलते हैं एसिड रेडिकल्स। कैटानिक पार्ट ऑफ बेस, that is called basic radicals. All the acidic and basic radicals
radicals are divided into groups, into different groups on the basis of their reactivity, into different groups on basis of their reactivity, of their reactivity. नेक्स्ट क्लास अपना डाउट क्लास होगा 100%, और मैं डाउट्स ना पेंटेप पे सॉल्व करूंगा, पहली बार चलाऊंगा पेंटेप, सीखते हैं ना कैसे होता है, तो मैं पेंटेप पे सॉल्व करूंगा उसको, देखते हैं अगर अच्छा नहीं हुआ तो बोर्ड पे कर लेंगे अपन को, क्या ठीक है। तो डाउट क्लास ही होगा नेक्स्ट क्लास अपना, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। तो अपन ना ग्रुप मतलब पहले एसिड रेडिकल्स की बात करेंगे, फिर बेसिक रेडिकल्स की बात करेंगे। तो एसिड रेडिकल्स, ग्रुप 1। अब ना रेडिकल्स जो एनाइंस है ना, उनके आपको ग्रुप भी याद होना चाहिए, किसका कौन सा ग्रुप है। ग्रुप 1 में ना कार्बोनेट आयन होता है, सल्फाइड आयन होता है, सल्फाइड आयन होता है, नाइट्राइट आयन होता है और एसीटेट आयन होता है। थायोसल्फेट भी होता है, लेकिन अपन थायोसल्फेट सेपरेटली पढ़ेंगे, उसके लिए पूरा एक छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे, स्कूल में नहीं मिलता थायोसल्फेट कभी। ग्रुप 2, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट। वैसे ग्रुप 3 जो है वो वैसे पर लिखते तो नहीं है कोई ग्रुप, उसको लिखना चाहिए, लेकिन क्योंकि हर एक आयन जो प्रेजेंट है वो सेपरेटली अपन को उनको टेस्ट करना होता है। बोरेट आयन एंड फ्लोराइड आयन। स्कूल में वैसे अपन को सल्फेट के अलावा कुछ नहीं मिलता, लेकिन अपन को मेन से एडवांस में मिल सकता है। तो शुरू करते हैं। अपन को ये पता होना चाहिए ये दोनों ग्रुप में कौन किस में कौन से एनाइन है, वो अपन को पता होना चाहिए। तो अपन ग्रुप्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अपन मेंस का वो डिस्कस कर लेते हैं ग्रुप 1 को। ग्रुप 1 की बात करते हैं। किसी और ग्रुप के मेटल में मेटल इन एनाइंस है, मेटल इन एनाइंस ये क्या है भैया, किसी और ग्रुप के मेटल इन एनाइंस के साथ, अच्छा किसी और ग्रुप के मेटल इन एनाइंस के साथ सॉल्ट नहीं बना सकते, मतलब किसी और ग्रुप के मेटल एनाइंस के साथ सॉल्ट नहीं बना सकते, बनाओ ना, क्या प्रॉब्लम है, मैं क्वेश्चन नहीं समझा। किसी भी मेटल को बनाओ, हमें क्या फर्क पड़ता है, मेटल वेटल कुछ भी हमें फर्क नहीं पड़ता, आइंस में आना चाहिए, ये आइंस में ले आएंगे अपन नाइट्रेट के साथ हीट करके, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो आइंस को पढ़ रहे हैं ना, तो अपन सभी को सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर सकता है, सोडा एक्सट्रैक्ट बना के बताऊंगा मैं क्वेश्चन को वैसे तुमने जो लिखा था वो समझा नहीं सर, फिर ऐसे ग्रुप्स में सेग्रीगेट क्यों हुआ, अच्छा लगा कर दिया उनने, अपन को अच्छा लग रहा होगा कि उन्हें ऐसे कर देते हैं, क्या लिखा तो रिएक्टिविटी, उनको अच्छा लगा उन्होंने कर दिया। चलो ग्रुप 1 लिखते हैं अपन, है लिखो, all the anions present in this group, मतलब ग्रुप 1, all the anions present in this group, अपन ग्रुप 1 के लिए लिख रहे हैं, all the anions present in this group
all the anions present in this group are strong conjugated bases of weak acids. Are strong conjugated bases of weak acids. So they require very less concentration of H plus ion. All the anions present in this group are strong conjugated base of weak acids. So they require very less concentration of H plus ion for the reaction. Very less concentration of H plus ion for the reaction. Thus, the group reagent is dilute acids, that is dilute H2SO4 और dilute HCl. इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं अपन. तो अपन पहले क्या करते हैं, ग्रुप 1 को ही पढ़ते हैं. वैसे आपको समझ में आ गया होगा कैसे डिवाइड किया. ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, वीक कॉन्जुगेटेड बेसिस, ये सेपरेटली डिस्कस करेंगे जैसे मैंने आपसे कहा था. थर्ड ग्रुप का कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट ग्रुप वाले स्ट्रॉन्ग बेसिस है तो कम H प्लस आयन चाहिए. सेकेंड ग्रुप वाले वीक बेसिस हैं तो ज्यादा H प्लस आयन चाहिए. इसका मतलब इसमें आप मुझसे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के लिए बोलोगे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा चाहिए ना, वीक बेस है तो उसी बेसिस पर तो डिवाइड किया. मेरे ख्याल से उसे समझ में आ गया ऐसे कैसे सेग्रीगेट किया. इसलिए मैंने कहा था वेट करते हैं ना, बताऊंगा ना मैं कैसे, क्योंकि वाइवा के भी तो क्वेश्चंस अपन प्रिपेयर कर रहे हैं. उनको वाइवा के क्वेश्चन पूछेंगे तो अपन बताएंगे ना सारे वाइवा के क्वेश्चंस, राइट. अब ना मैं ग्रुप 1 को पहले लिखता हूं. अब आप ये समझ लो कि आपको सॉल्ट दिया गया है स्कूल में और मुझे उसमें ये बताना है कि कौन सा एनाइन प्रेजेंट है फर्स्ट ग्रुप का. तो अपन ग्रुप 1 को डिस्कस कर रहे हैं पहले. तो मैं क्या लिखूंगा, पहले तो एक जैसे टेबल वगैरह आप बनाते होंगे, अपने फाइल वगैरह बनाते होंगे उसमें, राइट ना, रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह, तो उसमें बताते होंगे कि भाई कैसे अपन उसमें बनाते हैं टेबल जैसे. तो अपन लिखते हैं ग्रुप रिएजेंट, उसके बाद अपन उसमें ऑब्जर्वेशन लिखते हैं और ऑब्जर्वेशन के बाद अपन ऐसे लास्ट में लिखते हैं दैट इज इन्फरेंस. ये अपन लिखते हैं मे बी. मे बी क्या अपन तो कंफर्म ही कर देंगे कि कौन सा एनाइन है. सॉल्ट लेंगे, उसमें ऐड करेंगे डाइल्यूट H2SO4. पर डाइल्यूट HCl भी ले सकते हैं और डाइल्यूट H2SO4, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं. अब अपन ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं कि अगर सॉल्ट में ये ऐड किया तो व्हाट विल हैपन. तो एक ऑब्जर्वेशन लिखते हैं अपन. कलरलेस, ठीक है अपन ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. कलरलेस, ऑर्डरलेस गैस with brisk effervescence. Which turns lime water milky. Lime water milky. Which turns the lime water milky. तो भाई कार्बोनेट हो सकता है. दूसरा कलरलेस suffocating gas. Which turns the filter paper
dipped in potassium dichromate K2Cr2O7. K2Cr2O7 खुद ऑरेंज कलर होता है, तो फिल्टर पेपर अगर उसमें डिप करके लिखेंगे तो वो ऑरेंजेस दिखेगा आपको। और उसको टेस्ट ट्यूब के माउथ पे रख के थोड़ा सा हीट करेंगे तो टेस्ट ट्यूब के माउथ पे जितना पेपर होगा वो SO2 से रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीन में, इनटू ग्रीन। तो अपन कहेंगे फिर ये सल्फाइड हो सकता है। ये सल्फाइड हो सकता है। कलरलेस गैस, the smell of rotten eggs. Rotten eggs. Colorless gas with the smell of rotten eggs. Which was the filter paper dipped in lead acetate into black. तो फिर ये सल्फाइड हो सकता है। Then we'll say that it is sulfide. फिर ये सल्फाइड हो सकता है। Reddish brown gas. That is a number. तो फिर नाइट्राइट हो सकता है। That is nitrite. Smell of vinegar. तो फिर वो एसिटेटाइन हो सकता है। Vinegar is acetic acid. Vinegar is acetic acid. तो ठीक है, we got that, right? So we are able to write that. अब ब्रिस्क एफरवेसेंस मींस जैसे आप कोक के बॉटल को थोड़ा सा शेक करके ओपन करते हो तो जैसे बबल्स बाहर निकलते, दैट इज कॉल्ड द ब्रिस्क एफरवेसेंस। उस टाइप, और वो भी वी नो दैट वो तो कार्बोनेटेड वाटर ही होता है। हाई प्रेशर पे हम CO2 को फिल करते हैं उसमें। कलरलेस ऑर्डरलेस गैस, टर्न स्लाइम वाटर मिल्की। तो ये स्कूल के लिए अगर अपन इतना करते हैं ना, खत्म हो गया। इनमें से कोई भी रिएक्शन करो अपन बता देंगे कौन सा, कंफर्म ही करके बता देंगे। थोड़ा सा इसमें अपन को प्रॉब्लम होगा, बाकी किसी और में अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। देखेंगे क्यों प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कार्बोनेट सारे के सारे वाइट होते हैं। तो अब थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, जो गैस आएगा ना उस गैस को पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर वाले से चेक कर लो, क्योंकि ये भी लाइम वाटर मिल्की टर्न करता है। ये इसके और भी टेस्ट है, अपन चेक कर लेते हैं। ये ऑब्जर्वेशन थे। स्कूल में अगर अपन करेंगे टेस्ट तो इतने टेस्ट से अपन बता ही देंगे कि भाई कौन सा एनाइन प्रेजेंट है। अब लिखना होता है बिल्कुल कंफर्मेटरी टेस्ट, ठीक है ना। अब अपन को लिखना होता है कंफर्मेटरी टेस्ट। तो अपन चेक करेंगे हाउ द कंफर्मेटरी टेस्ट आर। कंफर्मेटरी टेस्ट, confirmatory test we will write that for carbonate है,
CO3 2 नेगेटिव, तो कार्बोनेट है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, Na2CO3 अपन ने सॉल्ट के फॉर्म में था, डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया, I got Na2SO4 plus H2O plus CO2, जो CO2 गैस लिबरेट होगा उसको लाइम वाटर में पास कर देंगे। CO2 gas, lime water is calcium hydroxide. कैल्शियम कार्बोनेट अपन को पता है क्या होता है, लाइमस्टोन। इसको हीट करते हैं अपन तो बनता है क्विक लाइम। क्विक लाइम बनता है, मतलब वो व्हाइट वॉश वाला जो चूना होता है वो बनता है। इसको वाटर में ऐड करेंगे, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। दिस इज कॉल्ड स्लेकिंग ऑफ लाइम। दिस इज लाइम वाटर। स्लेकिंग ऑफ लाइम इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लाइम वाटर में रिएक्ट करके बनाएगा ये मिल्की व्हाइट, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। इट्स अ मिल्की व्हाइट पीपीटी। इसमें अगर एक्सेस ऑफ CO2 ऐड करेंगे ना, एक्सेस ऑफ CO2, तो इट विल गेट कन्वर्टेड टू कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मतलब वो डिसॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व्स। तो ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देगा। उसको हीट करोगे तो बाइकार्बोनेट को हीट करके वापस कैल्शियम कार्बोनेट बना सकते हैं अपन। या बाइकार्बोनेट में CO2 अपन एक्सेस में पास करें, या तो हीट करो या फिर CO2 एक्सेस में पास करो, और पास करो बहुत देर तक, CO2 फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, तब बन सकता है। This white PPT is soluble in mineral acids. डाइल्यूट HCl में soluble है। जैसे लाइम वाटर होता है ना, वैसे ब्राइटा वाटर भी होता है। वो भी व्हाइट मिल्की व्हाइट PPT बनाता है। There is a मिल्की व्हाइट PPT। बेरियम कार्बोनेट है, इसमें भी CO2 इन एक्सेस, तो बेरियम बाइकार्बोनेट बनाएगा। soluble in HCl। इसको भी हीट करोगे तो बेरियम कार्बोनेट बनेगा। अभी वैसे मैंने आपको लिखा हुआ है कि भाई जितने भी कार्बोनेट्स हैं ना, वो ऑलमोस्ट सारे के सारे व्हाइट PPT होते हैं। सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइट, ऑक्सलेट, दे आर व्हाइट PPT। कुछ एक एक्सेप्शन मिल जाता है। जैसे आपने FeCO3 को फेरिक कार्बोनेट को बताया था, इट इज रेड कलर, वो लिखवाया था अपन, कलर्स लिखे ना अपन ने। वैसे ही मर्करिक कार्बोनेट भी
रेडिश ब्राउन पीपीटी होता है। अगर मैं कार्बोनेट के टेस्ट लगाता हूं मतलब Na2CO3 से, तब बहुत सारे टेस्ट लगा सकते हैं। आप लेड नाइट्रेट से रिएक्ट करो, नाइट्रेट सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो आयन लिखा हुआ है इसका मतलब नाइट्रेट है, नाइट्रेट तो ले ही सकता हूं। PbCO3 वाइट पीपीटी, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करूंगा तो भी वाइट पीपीटी, मतलब ऑलमोस्ट बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम सब वाइट पीपीटी। तो फिर ऐसे लिख दो, सब वाइट पीपीटी। तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसको मतलब टेस्ट करना, क्योंकि सारा ही सॉल्ट वाइट पीपीटी है, कोई कलर्ड सॉल्ट नहीं आता है। तो अपन क्या करेंगे, इसका मर्क्यूरिक, बेसिक मर्क्यूरिक कार्बोनेट जो है वो रेडिश ब्राउन होता है, तो अपन ने वो टेस्ट बना रखा है। जब आप कार्बोनेट को रिएक्ट करोगे विद मर्क्यूरिक आयन, द एक्वस सोल्यूशन ले लेंगे अपन बैलेंस करने के लिए, तो आई विल गेट दैट HgO डॉट HgCO3। मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर डॉट HgCO3, तो ये रेडिश ब्राउन कलर होता है, ब्राउन, which is called basic mercury carbonate, mercury carbonate, 2 carbonate, बेसिक मर्करी 2 carbonate ऐसे बता देंगे। सो दैट इज हाउ ये अपन को एक कलर्ड कंपाउंड मिल जाता है, इसलिए अपन इसे इंपॉर्टेंट देंगे। अदरवाइज दीज आर टेस्ट फॉर कार्बोनेट आयन। अब अगर हम कंफर्मेटरी टेस्ट लिखेंगे फॉर अदर आयन, दैट इज सल्फाइड आयन के लिए लिखेंगे। सल्फाइड आयन के लिए अपन कंफर्मेटरी टेस्ट लिखेंगे। सल्फाइड आयन, इधर सल्फर लिखेंगे तो Na2SO3 होगा, तो ये SO2 होगा, ये भी SO2 होगा, ये भी SO2 होगा, ये भी बाइसल्फाइड होगा और बाइसल्फेट होगा, ये भी ऐसे होगा, ये भी ऐसे होगा, ये भी ऐसे होगा, ये भी ऐसे होगा। Even we'll write that सल्फेट जो होंगे ना वो मेटल आयन के साथ व्हाइट पीपीटी ऑफ सल्फाइड बनाएंगे, व्हाइट पीपीटी बनाएंगे, मेटल सल्फाइड व्हाइट पीपीटी बनाएंगे। और फिर एयर के साथ ऑक्सीडाइज हो जाएंगे टू फॉर्म PbSO4। अगेन व्हाइट पीपीटी इट विल रिमेन व्हाइट, क्योंकि सल्फाइड और सल्फेट दोनों ही व्हाइट पीपीटी होते हैं, बट एयर के साथ ऑक्सीडाइज होके दे विल फॉर्म अ व्हाइट पीपीटी। इसलिए मैंने कहा था कि ये टेस्ट से अपन ये नहीं बता पाएंगे कि वो कार्बोनेट ही है या सल्फाइड है, लाइम वाटर ट्रांसमिल्क की। तो अपन कहेंगे ठीक है, आपने सल्फाइड में K2Cr2O7 का टेस्ट भी तो बताया है, उससे चेक कर लेंगे। SO2 को K2Cr2O7 जो कि खुद ऑरेंज कलर है,
डाइल्यूट H2SO4 मतलब एसिडिक मीडियम है, तो अपन इसको लिखेंगे ना क्रोमियम सल्फेट, दैट इज अ ग्रीन सॉल्यूशन, प्लस K2SO4 प्लस SO3 प्लस वाटर, बैलेंस कर देंगे। इसका n फैक्टर 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। बाद में अपन ऐसे बता सकते हैं। तो ये जो अपन ने कहा था फिल्टर पेपर टर्न्स ग्रीन, वो ग्रीन ये इसके फॉर्मेशन की वजह से होता है, वो ग्रीन जो ग्रीन सोल्यूशन बनेगा, ग्रीन सोल्यूशन बनेगा वो इसकी वजह से बनेगा, ठीक है ना। फिर अपन ऐसे ही बता सकते हैं, अगर हमारे पास सल्फाइड है तो इसको जिंक या फिर एल्यूमिनियम, इसको H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो विल गेट H2S गैस, दे आर रिड्यूसिंग एजेंट ना, तो सल्फाइड को रिड्यूस कर देंगे H2S गैस में, जिंक सल्फेट प्लस वाटर विल बी। एल्यूमिनियम होता तो मैं एल्यूमिनियम से भी यही बनाता, सल्फाइड के लिए। SO2 को मैं रिएक्ट करूंगा KiO3 के साथ इन एसिडिक मीडियम, I'll get that I2 is liberated plus K2SO4, मतलब पोटेशियम लिख लेंगे अपन एसिडिक मीडियम में और बाकी वाटर बना देंगे। और आयोडीन जो होता है वो स्टार्च के साथ स्टार्च सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है टू फॉर्म अ ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स, ये ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स बना देंगे। तो स्टार्च सॉल्यूशन टेस्ट भी देखा SO2, SO2 will also give the starch solution test. फिर जो अपने पढ़ा था कि भाई H2S के साथ रिएक्ट करो SO2 को, तो कोलाइडल सल्फर बनेगा, पेल येलो पीपीटी, व्हाइट हो जाएगा एक तरीके से। पेल येलो पीपीटी को कभी कभी व्हाइट भी बोल देते हैं। वैसे SO2 is a reducing agent, सो KMnO4 से भी रिएक्शन करेगा ये एसिडिक मीडियम में। To convert into MnSO4 that is a white PPT, बाकी रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं, K2SO4 भी बनेगा, MnSO4 भी बनेगा, SO3 बनेगा, H2 बनेगा, बैलेंस कर देंगे इनफैक्ट लिख के। वैसे भी SO2 किसी के साथ भी रिएक्ट करेगा, अपन क्या बना देंगे बाद में, मतलब वो अगर KMnO4 है तो कलर, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट ना, दोनों। दैट इज अबाउट, इतना काफी होगा रिएक्शंस। अब अपन सल्फेट पढ़ सकते हैं, लेकिन आज अपन इतना ही पढ़ते हैं, इससे आगे नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। कितना बज गया? 17 हो गया, 10 मिनट है, और 10 मिनट अपन लेट, आधे घंटे कम क्लास होगा आज, इतना ही पढ़ते हैं आज। और लेट पढ़ाया मजा भी नहीं आ रहा मुझे। लेट क्या मतलब, थोड़ा सा शोर भी हो रहा है। चलते हैं, आज इतना ही पढ़ते हैं, इसके आगे अपन नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे। नेक्स्ट वीक से पहले खत्म हो जाएगा अपना ये।
और उसके बाद इसके बाद अपन फिर बायोमोलिक्यूल्स वगैरह शुरू कर लेंगे। और क्योंकि फर्स्ट स्टेप ना, कल प्लीज डाउट करेंगे, बिल्कुल कल अपना क्लास है और डाउट्स ही होंगे।